एक केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के साथ रखा गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ है जीओसी। करेक्ट? यस मैम। और जो उसका पार्ट टेस्ट 2 बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें आपके 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम ऐड हो जाएंगे, और इसमें ये भी रहेंगे, मतलब पहले 3 होगा, फिर 3+2 5 हो जाएगा, फिर 5+2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। अब फिर भी ऑल्दो वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, और जब आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे कि हम काफी स्पीडली जा रहे हैं, उसके बाद उस वाले बैच में भी हम लोग फुल टेस्ट पेपर ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये 1-2 बातें मैंने नीट में भी बोल ली हैं, आपको भी मैं बोलती हूँ, बिकॉज आपका पेपर यू कैन से पता ही है आपको कि हाउ मच टाइम यू आर हैविंग, कितने तुम प्रिपेयर्ड हो, अपना हर किसी को पता होता है। अब इसको ना फाइनल जेई मेंस के एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। तो जैसे आपका जब भी रैंकर के बैच का स्केड्यूल है, मेरे साथ ही होगा रैंकर्स, तो उसमें आपको जैसे आज हुआ है और उसके बाद फिर वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे चलता रहेगा। तो वेडनेसडे तक ना तुम्हें अपनी तरफ से ये जो चैप्टर हैं, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड जीओसी, 100% प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको कुछ बुकलेट्स भी मिल जाएंगी जिसमें से जो क्वेश्चंस होंगे जो हम वहां पे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे। आज खैर नहीं है वो, नेक्स्ट तक आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी भी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको मतलब जो पढ़ना है, जहां पढ़ना है, जेई मेंस के लिए इन चैप्टर के लिए जहां से पढ़ना है वो पढ़ के आप वेडनेसडे तक सब रेडी हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। सभी को ये बात समझ में आ रही है? और इसको तुम ना ऐसे मत लेके चलना कि हाँ ये डिस्कशन ही हो रहा है एंड वी आर टेकिंग इट लाइक इन वेरी नॉर्मल मोड। इसको तुम ऐसे लेके चलो कि ये आपका फाइनल पेपर के लिए है, पार्ट टेस्ट 1। तो आज इसी के सीक्वेंस से हम रिवीजन भी करेंगे, इन्हीं चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन लूंगी प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट में इसी का पेपर ले डिस्कशन होगा। हर किसी को पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में। 6 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मेरे पास चैट बॉक्स में 6 आंसर आने चाहिए। और जिसको जहाँ पे छोटे से पॉइंट की भी कंफ्यूजन है, जैसे किसी को मतलब क्लास में हम नहीं पूछ पाते हैं, थोड़ा सा भी डाउट है, तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द करेक्ट सेट ऑफ 4 quantum numbers, 4 quantum numbers for the valence electrons of rubidium atom. Z is equal to 37 is A is 5 0 0 plus half, B is 5 1 0 plus half, C is 5 1 1 plus half, D is 5 0 1 और प्लस हाफ। और माइंड इट, अगर तुम्हें पेपर में z इज इक्वल टू 37 ना भी दिया हो, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि रुबिडियम कहाँ पे आता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है? तो जब पढ़ोगे तो ध्यान देना इस बात का। उससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी। आपको पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काव्या का आंसर मेरे पास आया है, करेक्ट है। और मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा रही हूँ, सभी को आंसर करना। चलो चलो बाकी भी आंसर दो, बताओ। कोमल करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, प्रिंस नॉट करेक्ट, कोमल करेक्ट, मानसी करेक्ट। अभी तक हमारे पास जो आंसर आए थे, 1 2 3 4 5 बच्चों के आए हैं। 2 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है, जिसमें मुझे लवप्रीत का आंसर नहीं दिख रहा है, और एक आंसर और बच्चे का नहीं दिख रहा है।
रबीडियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? हु कैन टेल मी? फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1 में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. So this is 1s1, this is 2s1, this is 3s1, this is 4s1, this is 5s1, this is 6s1 and this is 7s1. तो जितना आपको शॉर्टकट्स पता होंगे उतना ज्यादा ट्रिक से क्वेश्चन लगेगा. ग्रुप 1 के लिए आपको मैंने सिखाया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 का सीक्वेंस ऐड करना होता है. तो 1, 2 ऐड किया, 3, 8 ऐड किया, 10, फिर 8 ऐड किया, सॉरी 11, ठीक है, 8 ऐड किया तो फिर इसमें 8 ऐड किया तो 19, फिर 18 ऐड किया तो 37, फिर 18 ऐड किया तो 55, फिर उसके बाद किया तो 87. तो ये है. तो यहाँ से तो आपको सीधा ही पता लग रहा था कि 5s1 होता है. अब 5s1 में सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ना लिख पाओ, लवप्रीत का भी आंसर आ गया. तो n इज इक्वल टू 5 होगा. इसमें l क्योंकि s दिया हुआ है तो 0 होगा. कोई भी बच्चा n-1 करके मत करना क्योंकि 5 के 4 सबशेल्स में से कोई एक दिया हुआ है l0. l0 है तो m भी 0 होगा और s की वैल्यू प्लस हाफ होगी. तो 500 प्लस हाफ, 500 प्लस हाफ. इसमें 1 दिया हुआ है तो ये p के लिए होगा. इसमें वह 1 दिया हुआ है, ये p के लिए होगा. इसमें ये हो ही नहीं सकता कि m की वैल्यू मॉड में ग्रेटर देन हो l से. ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस आ गया. तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया दे आर करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by E is equal to minus 2.178 into 10 raised to power minus of 18 joule और साथ में दिया हुआ है z square divided by n square. ठीक है. the wavelength of the light, the wavelength of the light required to excite an electron in an hydrogen atom from the level n is equal to 1 to n is equal to 2 will be. h की वैल्यू है 6.62 into 10 raised to power minus of 34 जूल सेकेंड. और c की वैल्यू वैसे ये ना भी दिया होता तो आपको आना चाहिए. तो आंसर दिए हुए हैं. गो फॉर द कैलकुलेशन. तुम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो भाई. Start doing your calculations.
क्या बात है भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया? व्हाट हैपेंड? बहुत मुश्किल है क्या? ओके, टेक 1 more minute. मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग कर रहे हो, whether you are doing or not. यस मैम। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का? एनर्जी तो दी हुई है उसमें, -2.178 × 10⁻⁻−18 Z² / N²। तो बेटा जहां से जहां शिफ्ट हो रहा है वो बस कर लो इसमें, × 10⁻⁻1/18, इसको प्लस कर लेते हैं। 1 मैम अपॉन, ऑप्शंस दिखाना। अच्छा रुको, देखो मैम ऑप्शन ए में 1 पॉइंट है वो। हाँ 1 पॉइंट है, 1 यस मैम, पॉइंट। ए। हाँ ए करेक्ट है। करेक्ट है। जिन्होंने कर लिया वेल डन, अदरवाइज ये आपका स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। 1/1 to 2 लेवल है। माइनस को एडजस्ट करने के लिए वैसे तो फाइनल माइनस वो आता है, बट मैं इनिशियल कर देती हूँ ताकि माइनस अंदर मर्ज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.178 × 10⁻⁻18। ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? व्हाट यू आर गेटिंग, 1 - 1/4, 3/4 हो गया। और ये डेल्टा ई को hc/λ लिख लो। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास हैं ही हैं, तो इसमें से लैम्डा का आंसर आता है 1.214 × 10⁻⁻7 मीटर। यस, कैलकुलेशंस थी थोड़ी इसमें। ए इज आंसर। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन identified by quantum numbers n and l. Number 1, n is equal to 4, l is equal to 1, n is equal to 4, l is equal to 0, n is equal to 3, l is equal to 2, n is equal to 3, l is equal to 1, can be placed in order of increasing energy as, अब मैं इसकी ऑप्शन रेड कलर से ऊपर लिख देती हूँ, 3 greater less than, sorry, 3 4 2 1 4 2 3 1 2 4 1 3 1 3 2 4. Go for it.
काव्या और लवप्रीत करेक्ट. कौशिक करेक्ट. मानसी करेक्ट. अक्षिता करेक्ट. कोमल करेक्ट. पहले इनके नाम बताओ, नाम क्या आते हैं. 4 और 1 को क्या लिखेंगे? 4p. 4 और 0 को? 4s. 3 और 2 को? 3D. 3 और 1 को? 3D. 3p. अब आप बताओ इसकी एनर्जी क्या, कैसे कैसे होती है. सबसे पहले किसकी आएगी? सबसे कम. सबसे कम एनर्जी इनमें से किसकी होती है? 3p. 3. उसके बाद 4. 4s. 4D. 4D थोड़ा 3D है. 3D फिर 4P. अब 3P वाली ऑप्शन कौन सी थी? 4. 4S वाली ऑप्शन कौन सी थी? 2. और उसके बाद क्या है? 4, 2 और 3D वाली ऑप्शन कौन सी थी? 3. और उसके बाद है आपका एक ही बचा है 1. तो 4, 2, 3, 1 B. यस करेक्ट. तो आपको ऑर्बिटल्स के नाम लिखने आते हैं. सबशेल्स आई मस्ट से. तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपको सीक्वेंस आती है. A gas absorbs photon of 355 nanometer and emits at 2 wavelengths. If one of emission is at 680 nanometer, the other is at A is 1035 nanometer, B is 325 nanometer, C is 743 nanometer, D is 518 nanometer. Yes, what is the correct answer? Go for it. Solve it. एक गैस एब्जॉर्ब करती है फोटोन 355 नैनोमीटर का और एमिट करती है 2 डिफरेंट वेवलेंथ पे. मतलब टोटल एनर्जी को 2 पार्ट की एनर्जी के बराबर रखना है. एक पार्ट की वेवलेंथ दी हुई है और दूसरे पार्ट की आपको कैलकुलेट करनी है. कौशिक करेक्ट. Prince not correct. Lovepreet correct. अक्षिता करेक्ट. मेक श्योर जो भी आंसर दे रहे हैं कैलकुलेट करके दिया हो.
ताकि जब मैं पूछूं उनको आता हो। मानसी करेक्ट। हाँ जी, who is going to explain this question? Akshita. Akshita, explain how you have solved. मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया हुआ है। बोलो बोलो। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, तो फिर हमने इसमें एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा और लैम्डा 1 की वैल्यू दी हुई है, और लैम्डा 2 हमें निकाल लेना है। बिल्कुल सही। टोटल दोनों की एनर्जी के बराबर होगी। ये एच सी बाई लेमडा 1 ले लो, इसको एच सी बाई लेमडा 2 ले लो। ई एच सी बाई लेमडा हो गया, एच सी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 हो जाएगा। 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू एब्जॉर्प्शन 1 था, 355 पे था। सही है जिन तीनों ने अभी आंसर दिए। 1 बाई लेमडा 1 की वैल्यू इसमें से 680 दी हुई है, और 1 बाई लेमडा 2 निकालना है। मतलब कहने की बात है बेसिकली तो इसमें मैथमेटिक्स था। 1 अपॉन 1355 माइनस 1 अपॉन 680 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 2। आई डोंट नो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है। If anybody has divided it first and then subtracted after taking the LCM and this, otherwise this is 680 minus 355 divided by 680. This is equal to 1 by lambda 2. Lambda 2 is equal to, ये आ जाएगा तुम्हारा 680 अपॉन 680 माइनस 355 कितना हो गया? 5 7 में से 5 गया तो 325। अब कितने बच्चों ने ये खुद से किया है कैलकुलेट? यस ये किया है इसको डिवाइड तुम लोगों ने? यस मैम। तो कितना आया तुम्हारा डिवाइड करके इसको? How much have you got after dividing? जिन बच्चों मैम ने जो आपने लिखा है उससे तो 2 के फैक्टर का आ रहा है आंसर। यस तो तुम लोगों ने कैसे किया? हाउ यू हैव डन? मैम एलसीएम में नीचे 680 इंटू सॉरी 355 होगा। सॉरी दैट इज माय मिस्टेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो आएगा ही नहीं, 2 नहीं आने चाहिए थे ऐसे। मैं मेरे को और तो डिवाइड करने के बाद 7 का फैक्टर आ रहा है। शुरू में तो एक ही ऑप्शन थी जिसमें 7 था तो वो लगा दिया। गुड, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कैलकुलेट करके आंसर दिया है बिल्कुल सही, वो जैसे एक बच्चे ने बोला कि इसको वो बिल्कुल नीचे वाला भी फैक्टर आएगा, भाई उसको कहाँ छोड़ देंगे, कि ये हमारे पास एक ही ऑप्शन थी जहां पे पहले कट करके 7 आता था। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। बाकी नैनो वैनोमीटर का कोई चक्कर नहीं है, सारे आंसर सेम ही थे। The frequency of the light emitted ये मैंने आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन, जब आप लोग ने पहले रिवीजन स्टार्ट किया था। है 5 नंबर में। The energy required to break one mole of ClCl bonds in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of the light capable of
breaking a single Cl-Cl bond is A is 594 nanometer, B is 640 nanometer, C is 700 nanometer, D is 494 nanometer. Go for it. कैसे होगा? Yes, solving or not? Yes, क्या ma'am. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, करिए करिए. 1 मोल के लिए एनर्जी दी हुई है आपको, निकालनी है वेवलेंथ सिंगल बॉन्ड के लिए. कैलकुलेशन है बिल्कुल, इसमें मेथड में तो कुछ खास नहीं है, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है. करेक्ट लवप्रीत. कौशिक करेक्ट. मानसी नॉट करेक्ट. Yes, anybody who can explain कि कैसे होगा?
हाँ जी, जिन्होंने आंसर भेजे हैं चैट बॉक्स में, हाउ दे हैव डन। E is equal to NHC over lambda. Formula used. पहले तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी लगती है। 1 मोल बॉन्ड अगर Cl का है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो 242 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल होगी। मैम ठीक है, मेरा ऑप्शन सही है या फिर करूँ फिर से? आपका सही है, सही बोला होगा मैंने। प्रिंस का सही है। तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी लगती है, तो एक बॉन्ड के लिए कितनी लगेगी? 1 बॉन्ड CCl के लिए लगेगी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सबको इतना तो पता ही है, तो Yes. N0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसने वेवलेंथ पूछी हुई है तो E इज इक्वल टू hc/λ लगा दो। ठीक है, अब आपके पास हमने निकालना क्या है, लैम्डा है ना, तो लैम्डा हो जाएगा hc/e। अब h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है। 3 की c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और e की वैल्यू 2.24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल आंसर। और व्हेन यू विल कैलकुलेट ऑल दैट फिगर यू आर गेटिंग 494 नैनोमीटर। तो इतना तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यस करेक्ट और नॉट? मतलब जो कैलकुलेशन करके आता है 494 इंटू 10⁻⁹ मीटर आता है, जिसको बाद में उसने नैनोमीटर लिख दिया। सभी ने ऐसे ही किया था, यही फार्मूला था, फार्मूला तो यही लगेगा। Yes, ma'am. Calculation में हुई थी mistake. चलो कोई बात नहीं, चलिए अब थोड़े क्वेश्चन हम केमिकल बॉन्डिंग के ले लेते हैं। इसमें तो आपको पता लग गया किस तरीके का क्वेश्चन आता है। The correct statement for molecule CSI3 is number A. It is covalent molecule. B. It contains cesium plus and I3 negative ions. C. It contains cesium 3 plus and I3 negative ions. B. It contains cesium plus 1 I negative and the lattice I2 molecules. Go for it. प्रिंस 2 आंसर आए हैं तुम्हारे, कौन सा इसमें से सही है? मैम जो अभी भेजा है। अच्छा, वो नहीं सही। कोमल करेक्ट।
अक्षिता करेक्ट. कौशिक करेक्ट. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. CSI3 कैसे जुड़ा होगा? मानसी लवप्रीत करेक्ट. ये I3 माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये तो आसान ही था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ गड़बड़ था ही नहीं. ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, इसमें I2 प्लस I नेगेटिव होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ये, और सीजियम एल्कली मेटल है तो प्लस होगा. तो इसमें ACD का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. एक कोवलेंट तो है ही नहीं है, और सीजियम +3 थोड़ा होता है, और I2 कहाँ से आ गया इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. For which of the following molecule significant mu not equal to 0? चलिए गो फॉर इट. मैम आपने लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? 3 and 4. ओके.
What happened? Why no answer is there? मुश्किल है क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे तो दोनों कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। और यहाँ पे भी कार्बन और क्लोरीन में ये बॉन्ड है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इसकी डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगी, फर्स्ट वाले की तो जीरो होगी। कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और साइनाइड की बात हो रही है आगे। कार्बन और क्लोरीन और कार्बन और साइनाइड वाले केस में क्या होगा? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जीरो होगा। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब क्लोरीन और CN ऑलमोस्ट दोनों सेम तरह की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं ये दोनों ग्रुप, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का इफेक्ट सेम है। अब ये वाले जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे OH, अब देखने को तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बट होता पता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में ना कुछ ऐसा डिस्टॉर्शन होता है। अब जैसे ऑक्सीजन पे होते हैं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है स्पेस में, तो ये इस साइड पे होगा। अब दूसरे वाला ऑक्सीजन है, ये हमें देखने में तो लग रहा है ना कि नीचे मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, ये सब कुछ तो स्पेस में आसपास होता है। अगर दूसरे के भी मैं इस डायरेक्शन में लगा दूंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ओहो, इसको तो माइनस करना पड़ेगा भाई। तो दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और यहाँ पे H होगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसलेशन नहीं होता है। और दूसरे में SH नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक इसने बाय प्रिंटिंग में ऐसा प्रॉब्लम किया हुआ है, SH होगा यहाँ पे। SH थायो अल्कोहल, वो भी वैसे भी तो कैंसिल भी नहीं होंगे, पर है भी डिफरेंट डिफरेंटली। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 3 और 4 था। ठीक है, साइनाइड और क्लोरीन की एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यहाँ पे कैंसलेशन हो जाती है, और यहाँ पे कैंसलेशन नहीं होती जहाँ पे लॉन पेयर होते हैं। तो इसका आंसर 3 और 4 हो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब जैसे एक क्वेश्चन था, which one of the following molecule is expected to exhibit diamagnetic behavior? ठीक है, which one of the following molecule is expected to exhibit the diamagnetic behavior? A मॉलिक्यूल है C2, B मॉलिक्यूल है N2, C मॉलिक्यूल है O2, D मॉलिक्यूल है S2। गो फॉर इट।
I have received only one answer till now. ये क्वेश्चन में लवप्रीत, ये एक्चुअली में मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें दो ऑप्शन है तो शायद आपने एक ही देख के छोड़ दिया, ट्राई फॉर ऑल। कौशिक, दिस इज करेक्ट। एंड मेक श्योर आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि एवरीबॉडी इज डूइंग एट देयर ओन। अक्षिता करेक्ट, लवप्रीत करेक्ट। अगर आपको इसकी एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो लास्ट में प्रिंस करेक्ट, लास्ट में बस चेक कर लो कि डायामैग्नेटिक का मतलब है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अगर, तो अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये डायामैग्नेटिक है। ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन का तो सबको पता है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सल्फर तो हमने किया ही नहीं है, सल्फर को कैसे सॉल्व करेंगे। सल्फर को सॉल्व ही नहीं करना है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सल्फर, तो जितने ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो इसमें लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से दोनों का पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द following pair of molecules oblique ions, both the species are not likely to exist? Go for it. मैम ये सिंगल करेक्ट है मल्टी करेक्ट? इसमें एक ही करेक्ट दिया हुआ है।
वन आंसर इज देयर एंड वो भी डबल दे दिया है तुमने फ्रेंड्स, ये करेक्ट नहीं है। कौन मैम से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं बताना है। सिंगल दी है इसको। हाँ सिंगल वाला भी गलत है एक्चुअली में। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौशिक करेक्ट, आपने ए बी और बी लिखा है तो ना ए बी सही है ना बी सही है, आंसर करेक्ट सी है। मैम H2 ए का, बी पिछले बार एक लिखा था मैंने। अच्छा अच्छा ए बी पिछली बार का, तो बी करेक्ट नहीं है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर H2 का 0 होता है और H2 प्लस में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 0 ही होता है। तो जहां जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं वहां वहां पे आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बनता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आज का थोड़ा जो लेक्चर था आप लोगों को इतना यू कैन से शायद सिस्टम का पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने बोला है कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि जैसे आप फाइनल जेई मेंस के लिए केमिकल बॉन्डिंग जीओसी और एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हो, हर कैलकुलेशन सब कुछ वैसे प्रिपेयर करके आनी है। दैट यू हैव टू डू टिल वेडनेसडे। वेडनेसडे को जब मेरे पास क्लास होगी तो आई विल डिस्कस वन कंप्लीट पेपर विद यू, जिससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा। अगर मुझे लगा थोड़ा कम आता है तो एक और हाई लेवल का पेपर देंगे, और अगर मुझे लगा कि ठीक है तो दैट्स ओके। फिर भी मैं कुछ नाम पढ़ देती हूँ जरा। जैसे आज की क्लास में अक्षिता, कौशिक, प्रिंस, लवप्रीत, मानसी, कोमल, काव्या, ये बच्चों के तो मेरे पास आंसर आए हैं, ठीक है। और मानसी का भी थोड़ा कम ही आया है, बहुत ज्यादा नहीं रिस्पॉन्स आया है। रेस्ट एवरीबडी आई हैव गॉट। तो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। अगर 7-8 बच्चों की क्लास में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो या नहीं करोगे या अपनी